ओके गाइस, सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं रूल्स कैस्केड से। सी एस एस कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये कैस्केड वर्ड क्या है? तो अगर आप इंग्लिश में कैस्केड की मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा स्मॉल वाटरफॉल। सही, एक झरना जो पहाड़ के ऊपर से गिरता है टॉप टू बॉटम। सही, दैट इज़ कॉल्ड अ कैस्केड। इसके अलावा सी एस एस में प्रोग्रामिंग में इसकी मीनिंग ये है कि टॉप टू बॉटम यानी स्टाइलिंग रूल्स कैस्केड डाउन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। ठीक है, इस तरह एक चीज़ पे आप रूल अप्लाई करते हो तो वो डाउन जितने उसके चाइल्ड या वो उसके एलिमेंट्स हैं उस पे भी अप्लाई होती है। आगे हम इनहेरिटेंस भी देख रहे हैं। तो कैस्केड क्या है? बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आते हैं ना कि अगर हम दो स्टाइलिंग लगा लें, तीन स्टाइल्स लगा लें, तो कौन सी जो स्टाइलिंग है वो अल्टीमेटली अप्लाई होगी। तो इस सेक्शन में हम ये चीज़ देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी एलिमेंट पे मल्टीपल स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं तो जो लास्ट आप स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हो, स्टाइल शीट में जो आप रेफ़र कर रहे हो, वो लास्ट रूल जो है वो अप्लाई होगा। इसके अलावा स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि भाई आपने एक जगह कहा कि लेट्स से आपके पास आपने स्टार लगा लिया। स्टार मींस के आपने कौन सा सेलेक्टर है, यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा लिया, तो वो सारे जो एलिमेंट्स हैं उन पे अप्लाई हो जाएगा, जो कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं सी एस एस सेलेक्टर्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखें। अच्छा, अब आप चाहते हो कि नहीं, मैं H1 पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अल्टीमेटली आपको जाके अलग से H1 पे स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो H1 इज़ मोर स्पेसिफिक देन स्टार यूनिवर्सल सेलेक्टर। अच्छा, H1 क्या है? टाइप सेलेक्टर। इसी तरह आप P पे अगर स्टाइलिंग अप्लाई कर लो तो वो एक जनरलाइज हो जाएगा, उसको कंट्रोल को जहाँ भी P मिलेगा वो उस पे वो स्टाइलिंग अप्लाई कर लेगा। इसके बरक्स अगर आप ऐसे लिख लो पी बी, सही है, तो ये मोर स्पेसिफिक है देन पी, के जो बी आ रहा है पी के अंदर तो उस पे आप स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। तो ये मोर स्पेसिफिक हो गया और अंदर जाके आप बता रहे हो। इसी तरह क्लास के लिए भी। और एक और चीज़ है कि लेट्स से आपने दो स्टाइल्स अप्लाई करें, आपने दो स्टाइल्स अप्लाई करें सेम चीज़ पे, तो अगर अल्टीमेटली तो ऊपर जो हमने पढ़ा कि उस पे कौन सी जो लास्ट जो आपने स्टाइलिंग अप्लाई की है ना लास्ट रूल के तहत, उस पे वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हो कि एक ऊपर जो स्टाइलिंग आपने अप्लाई की है या कहीं और की है वो अप्लाई हो जाए, तो आप वहाँ पे इम्पॉर्टेंट यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पॉर्टेंट वर्ड पूरा उस स्टाइल के साथ आप रेफ़र कर सकते हैं, तो वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएंगी भले आपने और जितनी भी स्टाइलिंग दी हो उस एलिमेंट पे। अच्छा जी, तो राइट अवे हम जाते हैं और प्रैक्टिकली ये जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है अ, ये करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप गिटहब पे आएँ, एक न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट कर लें। लेट्स से मैंने कहा लर्निंग CSS, ठीक है। और आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ प्राइवेट, ठीक है। और क्रिएट रिपॉजिटरी, रिपॉजिटरी क्रिएट हो गई। अब यहाँ से जो प्रोसेस हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं और वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, तो अभी आप लोगों को CSS में कोई प्रॉब्लम सॉरी गिटहब और गिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम ये URL कॉपी करें और जहाँ पे हम इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे हम इसको क्लोन कर लें। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि भाई अब मैंने वहाँ पे रिपॉजिटरी बना ली,
लर्निंग CSS, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ आके एक और फोल्डर बना लेंगे लर्निंग CSS, और फिर इसके अंदर जाके इसको क्लोन करेंगे। तो क्या ज़रूरत है भाई, आप यहाँ पे अपना काम रखना चाहते हो तो डायरेक्ट इसके एड्रेस बार में आओ, cmd रन करो और लिखो git क्लोन रिपॉजिटरी का लिंक और इसको क्लोन कर लो। अच्छा, हमारी जो रिपॉजिटरी है वो क्लोन हो चुकी है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे गिट कमांड्स नहीं लिखूंगा वरना ये वाला एरर आएगा। ये बहुत दफ़ा हम वीडियोस में और क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपने इस रिपॉजिटरी के अंदर जाना है। कैसे जाओगे, cd करके रिपॉजिटरी का नाम दैट इज़ लर्निंग CSS, आप पूरा भी लिख सकते हो और आप पीछे जाके जस्ट आपने LEAR या जो भी है आपने लिखा और टैब दबा दिया तो वो आपको सजेस्ट कर लेगा अगर इस फोल्डर में वो रिपॉजिटरी होगी। अगर मल्टीपल हैं तो वो कुछ और भी सजेस्ट कर सकता है। बेटर है कि आप पूरा नाम लिख दें। अच्छा, इस तरह आ सकते हो। इसको मैं बंद करता हूँ, या ये वाला फोल्डर खोल के रिपॉजिटरी खोल के cmd में खोल लो, दोनों तरीके आप कर सकते हो। अच्छा, तो राइट अवे इसको जाके हम VS कोड में खोल लेते हैं। इसको फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ और ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक HTML की फ़ाइल बना लेता हूँ। लेट्स से 0 क्या था, रूल्स कैस्केड .html, और यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक h1 लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट बी लर्निंग CSS, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं CSS रूल्स कैस्केड, और इसको कर लेते हैं सेव एंड गो लाइव विद लाइव सर्वर। तो जो काम हमने किया है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम चूँकि CSS सीख रहे हैं तो हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए स्टाइल्स के लिए, तो style.css नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक h1 है, तो लेट्स से हम उसको कलर दे देते हैं रेड। डिफ़ॉल्ट कलर उसका ब्लैक था। कि हम चेक कर लें कि हमारी जो स्टाइल शीट है वो लिंक हो चुकी है। तो पहले यहाँ पे CSS को लिंक कर लेते हैं। style.css फाइल का नाम है, अगर आपने कुछ और दिया हुआ है तो यहाँ पे नाम चेंज कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, मैं सेव करता हूँ और वापस आता हूँ तो हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। ओके, तो ये एक्सप्लोरर को मैं बंद कर लेता हूँ और यहाँ से ये स्टाइल रिमूव कर लेता हूँ। तो अभी जो बुक में हमने चीज़ें देखी, इसको मैं बंद कर देता हूँ। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट रूल, सही। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लास्ट रूल, क्लियर। अब लास्ट रूल का मतलब क्या है, इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं। HTML कोड जनरेट करने से बेटर है कि हम बॉडी के अंदर, अच्छा ये h1 रहेगा यहाँ पे, या रिमूव कर लेते हैं क्योंकि इनके पोटैटोज़ भी h1 में हैं, और सेव कर लेते हैं। वापस आते हैं तो वो पोटैटोज़ वगैरह सब हमारे पास स्टाइलिंग आ रही है। जो HTML है वो हमारे पास यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अच्छा जी, क्योंकि स्टाइल शीट को हमने सेव नहीं किया था तो इसलिए यहाँ पे पोटैटोज़ का कलर रेड आ रहा था, तो उसको मैंने सेव किया है क्योंकि स्टाइलिंग मैंने रिमूव कर दी थी। तो अब डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक कलर है वो आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें HTML में, तो हमारे पास एक h1 है, एक P है जिसके अंदर एक I और एक B है, और इसके अलावा एक और P भी है हमारे पास। तो P जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है। अब
स्टाइलिंग में हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, लास्ट रूल। तो सी एस एस चले इनकी छोड़ देते हैं, मैं यहाँ से समझा देता हूँ। पी हमारे पास दो हैं, अगर हम अप्लाई करें पी पे स्टाइल, लेट्स से कलर, सही, पहले मैंने किया रेड, वापस आया तो कलर हो गया पी का, एच पे नहीं लगाया, एच डिफ़ॉल्ट कलर ही आ रहा है, और पी पे हमने कलर अप्लाई किया रेड तो वो अप्लाई हो गया। वेरी सिंपल, जो कि हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, दैट इज़ कॉल्ड टाइप सेलेक्टर, जो पी हमने लिखा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा पी, सेम चीज़ लिखी और मैंने कहा कलर ग्रीन। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या होगा? एक क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि वेदर द पी वुड बी रेड और ग्रीन, सही। तो आप गेस करें पहले, और हमने बुक में डिस्कस भी कर लिया कि लास्ट रूल ऊपर लिखा हुआ भी है। तो आइए देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, ग्रीन, सही। तो ये होता है लास्ट रूल। जब आप सेम स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हो तो जो लास्ट में, यानी आपका कंट्रोल जो है वो टॉप टू बॉटम चलता है, आपका कंप्यूटर लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है, पहले फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे। तो उसने क्या किया, पहले वो आया पहले वो आया और उसने पी को, जैसे हम सेलेक्टर्स में करते थे ना कि भाई पी ढूंढो, जहाँ भी पी मिले उसको कलर कर लो रेड, उसने कलर कर लिया रेड। बट जब वो नीचे आया, क्योंकि वो एग्जीक्यूट तो करेगा इसको, फिर उससे हमने कहा है कि पी को ढूंढो और जहाँ जहाँ पी मिले उसको कलर कर लो ग्रीन। तो वो जो लास्ट उसको रूल मिल रहा है वो एग्जीक्यूट कर लेगा और ग्रीन कर लेगा, क्योंकि ग्रीन के बाद कुछ और है नहीं तो वो छोड़ देगा। अच्छा, इस तरह आप बहुत सारे दे सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया कलर ब्लू, सही। तो अब कलर क्या आएगा, वेरी ऑब्वियस, क्या कलर आएगा, यस, अब कलर आएगा ब्लू, ठीक है। जो भी आपके पास लास्ट रूल है, जो भी लास्ट स्टाइलिंग आपने अप्लाई की है, वो आपके पास रेंडर हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये है लास्ट रूल। इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और जब हम वापस आते हैं तो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर पे हमारा कोड आ चुका है। तो ये था हमारा लास्ट रूल, सही है। एक ही फाइल में काम कर रहे हैं, रूल्स कैस्केड के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब मैंने पहले आपको समझा दिया, तो अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो भाई, पहले तो हम यहाँ पे एक कमेंट लिख लेते हैं, दैट इज स्पेसिफिसिटी। ओके, अगर मैं यहाँ लिखूँ स्टार, व्हाट इज स्टार, यूनिवर्सल सेलेक्टर, वेरी गुड। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कलर रेड, अच्छा हम जस्ट कलर इसलिए दे रहे हैं कि कलर ऑब्वियस होता है चेंजेस नोट करने के लिए, और डार्क कलर हम दे रहे हैं ताकि जो चेंजेस आ रही हैं हमारी स्टाइलिंग ऊपर नीचे आगे पीछे करने से वो हमें समझ आए और डायरेक्टली हमें इन अ ग्लांस वो दिख जाए। तो इसलिए कलर, बाकी चीज़ें भी हम ट्राई करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह बुक के साथ आगे बढ़ते हुए। अच्छा जी, तो इसको अगर मैं सेव कर लूँ तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, सारी चीज़ों पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देता है। तो अगर हम इसको पढ़ें अपनी स्टाइलिंग को, सारी चीज़ों को कलर कर लो रेड, ओके, वापस आए तो जो 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 कंटेंट उसको मिल रहा है वो उस पे स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं, एंड द स्टाइलिंग इज कलर रेड। ओके, अब मैं तो ये नहीं चाहता भाई कि सब कुछ रेड हो जाए, सही, तो मुझे थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ कि भाई आ, इसको लगे रहने देते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को, और मैं कहता हूँ कि भाई जहाँ पी मिले उसको कलर कर लेना ग्रीन। सेव किया, वापस आए तो पी के अंदर उसने कलर ग्रीन कर लिया। अच्छा, डजन्स और पोटैटो क्यों रेड आ रहा है, क्योंकि वो पी के अंदर और एलिमेंट्स हैं, दैट इज आई एंड बी। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू वो टारगेट हो रहे हैं और उन पे कलर रेड आ रहा है।
हमने जस्ट पी का बोला था, तो पी जहाँ जहाँ पी का टेक्स्ट है वो ग्रीन हो चुका है। तो हम थोड़ा स्पेसिफिक होके बता रहे हैं कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को छोड़ो, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, यानी पी जहाँ आपको मिले उसको कलर कर लो ग्रीन। तो थोड़ा स्पेसिफिक हो गया मैं इस केस में। ओके, अब और थोड़ा स्पेसिफिक होने जा रहा हूँ मैं। अब P अगर हम देखें तो एक P ये है और एक P ये है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो P जिसकी आईडी है इंट्रो, यानी इसको टारगेट करना चाह रहा हूँ, उस पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर लो। तो उसके लिए देखो हम डायरेक्ट आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, बट लेट्स से मल्टीपल चीज़ें हैं जहाँ पे इंट्रो यूज़ हो रहा है, तो हम स्पेसिफिकली पी पे जाके उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिसिटी समझने के लिए। तो आप कुछ इस तरह से वो कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो हमें चाहिए पी, पी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद क्या चाहिए, वो पी चाहिए जिसकी आईडी हो इंट्रो। तो अब आईडी को टारगेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैश यूज़ करते हैं। तो मैं लिखूंगा पी हैश इंट्रो और उस पर स्टाइल अप्लाई कर लूँगा, लेट्स से कलर ब्लू। तो क्या होना चाहिए, जो टॉप का यानी ऊपर का हमारा पैराग्राफ है उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए टू ब्लू, और जो नीचे का पैराग्राफ है उसका हो जाना चाहिए ग्रीन, रहना चाहिए ग्रीन, उसका ऑलरेडी ग्रीन है ना, तो वो ग्रीन रहना चाहिए। और बाकी चूंकि हमारे पास एक और एलिमेंट है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू हम रेड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका कलर रेड होना चाहिए। तो जब हम वापस आए तो पूरा गोला गंडा हमारे पास तैयार है, रेड ब्लू ग्रीन। तो हम स्पेसिफिसिटी को इस तरह अपने यूज़ में ला सकते हैं। ओके जी, मैं तो अपने माइंड के हिसाब से सोच रहा हूँ, और जो जो क्वेश्चंस एज ए स्टूडेंट मेरे माइंड में आ सकते हैं तो वो मैं यहीं पे खुद से आंसर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और नोट डाउन करके आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने बात की थी इम्पॉर्टेंट पे। तो इम्पॉर्टेंट का यूज़ क्या था, राइट, इम्पॉर्टेंट का यूज़ ये था कि आपने कहीं भी एक स्टाइलिंग अप्लाई की है, ऊपर नीचे कहीं भी दूसरी फाइल में आप चाह रहे हो एक ही एलिमेंट पे कि वो अप्लाई हो जाए, वो ऊपर है नीचे है मुझे नहीं पता, वो अप्लाई हो जाए, तो आप उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पॉर्टेंट लिख लोगे। तो ट्राई करते हैं एक, इन्होंने क्या बताया है कि इम्पॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, पी बी पे ये कलर अप्लाई करो, और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, देखो भाई, इसी कोड को समझते हैं जो हमने लिखा हुआ है। हमने कहा यूनिवर्सल सेलेक्टर यानी सबको सेलेक्ट करो और सबको कलर कर दो रेड, उसने कर लिया। फिर हमने कहा जहाँ जहाँ आपको पैराग्राफ दिखे उसको कलर कर लो ग्रीन, लेकिन एंड में जाकर हमने कहा कि जो पैराग्राफ तुम्हें मिले जिसकी आईडी इंट्रो हो तो उसको ब्लू कलर कर देना। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये बन रही है कि यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू पोटैटोज, डजन्स और पोटैटो यहाँ जो आ रहे हैं इनका कलर रेड हो गया, ग्रीन पी के थ्रू हो गया, इसका भी ग्रीन ही होता, बट हमने एंड पे जाके उसको आईडी बता दी, मोर स्पेसिफिकली बता दिया कि इसका कलर ब्लू कर लो। तो ग्रीन से हट के इसका कलर ब्लू हो गया, क्योंकि वो लास्ट रूल इस पे अप्लाई हो रहा है और आईडी से टारगेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से इसको फिलहाल के लिए अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, तो आपका क्या ख्याल है कि दोनों पैराग्राफ्स का कलर क्या होगा? यस, यू आर राइट, उस दोनों पैराग्राफ्स का कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है लास्ट रूल, तो लास्ट रूल के थ्रू इसका कलर पी का कलर ब्लू हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि यार जहाँ जहाँ भी कलर है मुझे नहीं पता, जितना भी कलर है मैं तो चाहता हूँ कि जो
ये वाला कलर है ना, ये ग्रीन वाला, ये अप्लाई हो जाए, लास्ट रूल वास्ट रूल को छोड़ो। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पॉर्टेंट लिख लूँगा, जो कि ऑलरेडी आ भी चुका है एमिट के थ्रू। आप पूरा लिख भी सकते हैं, या एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पॉर्टेंट आ रहा है तो उसको एंटर करें। और जब आप सेव करेंगे और वापस आएंगे तो दोनों का कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। तो ये था हमारे पास इम्पॉर्टेंट। अच्छा यार, एक ट्राई करता हूँ मैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट हटा देता हूँ। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सबको कलर कर लो रेड। मैं इसको ज़रा इम्पोर्टेंट करता हूँ, तो इम्पोर्टेंट सेव, वापस आए तो सब रेड हो चुका है। सो दैट वाज CSS रूल्स कैस्केड, जिसमें हमने लास्ट रूल देखा कि आपने मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई की एक चीज़ पे, तो उस पे लास्ट वाली जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई होगी। इसके अलावा स्पेसिफिसिटी हमने देखा। स्पेसिफिसिटी में ये है कि आप जितना स्पेसिफिक होके बताओगे, लेट्स से यूनिवर्सली आपने एक स्टाइल लगाया, यूनिवर्सली आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, H1 हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, डिव हो सकता है, स्पैन हो सकता है। तो अगर आपने यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ किया है तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। फिर आप चाहते हो नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं चाहिए सबका सबकी सेम स्टाइलिंग, तो आप अलग से जाके उस चीज़ का नाम लिख लोगे। लेट्स से यहाँ पे लिख लो पी, लिख लो, सही। तो पी आपने लिखा तो सिर्फ पी पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपके पास एक प्रॉब्लम है कि मल्टीपल पीस हैं, और वो जो स्टाइलिंग है वो तमाम जो भी आपके पास मल्टीपल पीस हैं उन सब पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। तो आप क्या चाहते हो कि जो पी है, जिसकी क्लास या जिसकी आईडी लेट्स से इंट्रो है, तो उस पे आप अप्लाई कर लो। तो आप पी हैश करके जो इंट्रो है वो बता दोगे, तो उस पर अलग से स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। इस तरह आप क्लास वगैरह के साथ भी कर सकते हो। और लास्ट में हमने देखा इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट का मकसद ये है कि जो भी स्टाइलिंग आपने अप्लाई की हुई है, मल्टीपल स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, और आप चाहते हो कि एक स्टाइलिंग जो कि ऊपर है या नीचे है, लास्ट है या नहीं है, आप चाहते हो कि वो हमेशा अप्लाई हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसके साथ लगा लोगे एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पॉर्टेंट। तो हर सूरत में वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ओके, सो हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस समझने के लिए पहले आप इनहेरिटेंस जो वर्ड है उसकी मीनिंग समझें। अगर आप इंग्लिश टू उर्दू उसकी मीनिंग सर्च करें तो आपके पास आएगा विरासत। विरासत इज़ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इज़ विरासत। अच्छा, विरासत क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है? जो एंसेस्टर्स से चीज़ें आपको मिलें, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, हाँ, कैश हो, बहुत सारी चीज़ें। तो नॉर्मल हमारी लाइफ में पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से जो चिल्ड्रन को या ग्रैंड चिल्ड्रन को चीज़ें मिलती हैं, प्रॉपर्टीज़, कार्स, जो भी है, कैश है, तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं इनहेरिटेंस या विरासत। तो चूँकि हम पहली वीडियोस में बात कर चुके हैं एंसेस्टर्स पे एंड डिसेंडेंट्स पे, सेलेक्टर्स में, तो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि CSS में भी इनहेरिटेंस का रूल अप्लाई होता है। इफ़ यू स्पेसिफाई द फॉन्ट फैमिली और कलर प्रॉपर्टीज ऑन द बॉडी एलिमेंट, दे विल अप्लाई टू मोस्ट चाइल्ड एलिमेंट्स। यानी पेरेंट के पास जो स्टाइलिंग है वही स्टाइलिंग मोस्ट केसेस में चिल्ड्रन पे भी अप्लाई हो जाती है। यानी जो पैसा, जो प्रॉपर्टी पेरेंट्स के पास है, वो एज एन इनहेरिटेंस किसको जाके मिलता है? फिर सारी चीज़ें किसको मिलती हैं? चिल्ड्रन को मिलती हैं। तो इसी तरह CSS में भी जो स्टाइलिंग हम पेरेंट्स पे या एंसेस्टर्स, तो खैर आपको समझाने के लिए बोलता हूँ मैं, पे अप्लाई करते हैं, तो वो चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन पे अप्लाई होती है मोस्ट केसेस में। कुछ एज केसेस हैं दैट इज़ नॉट इनहेरिटेड बाय चाइल्ड एलिमेंट्स, ठीक है, दैट आर नॉट इनहेरिटेड बाय चाइल्ड एलिमेंट्स, जो कि हम देखेंगे जब हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ओके, तो ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं
स्पेसिफिसिटी का जो कोड है, जो स्टाइलिंग है, वो बंद कर लेते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और इधर आके ये जो रूल्स कैस्केड की फ़ाइल है इसको बंद कर लेते हैं। एक और हम HTML की फ़ाइल बना लेते हैं, दैट इज़ inheritance .html से बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं लर्निंग CSS और यहाँ पे एक h1 हम जनरेट कर लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं CSS प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं या CSS इनहेरिटेंस। ठीक हो गया, सेव करते हैं और पहले से जो हमारा लाइव सर्वर चल रहा है उसको बंद कर देते हैं और री रन कर लेते हैं ताकि हमारी न्यू फाइल रन हो जाए। तो CSS सेलेक्टर्स, CSS इनहेरिटेंस जो कि हमने h1 लिखा है वो हमारे पास आ चुका है। ओके, तो हम राइट अवे इन्हीं का जो HTML का कोड है उसको इस्तेमाल में लाते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और HTML की बॉडी के अंदर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक div है जिसकी क्लास है पेज। ठीक है, ये एक कंटेनर है, ये एक पेरेंट है और ये इसके चिल्ड्रन हैं। कितने चिल्ड्रन हैं भाई? 3 चिल्ड्रन हैं इन दिस केस। अच्छा, तो एक है h1 और 2 हैं पैराग्राफ्स। ठीक है, तकरीबन लास्ट ही एग्जाम्पल है बट इसमें वो इटैलिक और बोल्ड वाला सीन नहीं है। तो ये यहाँ से अच्छा, डोंट फॉरगेट टू लिंक योर CSS। तो CSS की सिंगल फाइल यूज़ कर रहे हैं हम, एक्सप्लोरर को बंद कर देते हैं। तो CSS को लिंक करना मस्ट है वरना आपकी स्टाइलिंग नहीं आएगी फिर। ओके, तो एक पेरेंट है जिसके 3 चिल्ड्रन हैं, h1 p और p, 2 p और एक h1। ओके, सो हम क्या करते हैं कि लेट्स से पहले इसको आप देख लें। फॉन्ट फैमिली एज सच आपको नहीं समझ आएगी लेकिन चलें ट्राई कर लेते हैं। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी नहीं हैं तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ईजी पीजी एग्जाम्पल मेरे माइंड में आए जो कि मैं आपको समझाऊँ। लेट्स से बॉडी पे मैं अप्लाई करता हूँ कुछ स्टाइलिंग, इन्हीं की स्टाइलिंग ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बट कंट्रोल Z पहले हमें लिखना होगा कि स्टाइलिंग हम अप्लाई किस पे कर रहे हैं। बॉडी ये एक रिमूव कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। तो जब हम वापस आते हैं तो वो स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं इस साइड और यहाँ भी, बट यहाँ कुछ है नहीं कंटेंट और वाइट चीज़ें हैं सारी, तो इस वजह से आपको फील नहीं हो रहा। ये चीज़ कहलाती है पैडिंग। ठीक है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो चुकी है। अगर ये स्टाइलिंग मैं बंद कर लूँ और आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरह से है हमारी फॉन्ट फैमिली, यानी जो टेक्स्ट है। और कलर भी चेंज हो चुका है। तो यार इन सारी चीज़ों को ना हटा के मैं जस्ट लिख लेता हूँ कलर रेड, सेव कर लेता हूँ। तो सारी चीज़ें जो हैं वो चूंकि बॉडी के अंदर हैं तो वो रेड हो चुकी हैं। क्लियर? ओके, अब जो पेज है वो क्या है? यहाँ जो डॉट पेज है, जब मैं आपको समझा रहा था HTML तो मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारे पास अच्छा ये बॉडी है और ये उसके अंदर एक div है जिसकी क्लास है पेज। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि मैं लिखता हूँ डॉट पेज। अच्छा, क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट पेज कर लेते हैं। लेट्स से मैं लिख लेता हूँ कलर
क्योंकि अभी जस्ट कलर ही हम कंसिडर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बाद में जाके हम चेक करेंगे। अगर मैं लिखूँ इनहेरिट और सेव करूँ और वापस आऊँ तो उसका कलर ऑब्वियसली रेड होगा, क्योंकि बॉडी पे भी वही कलर है और वो सारी चीज़ों पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन मैंने एक्सप्लिसिटली जाके इसको नहीं बताया कि पेज का कलर रेड होना चाहिए। उसको कैसे पता कि पेज का कलर जो है वो रेड करो? क्यों? मैंने यहाँ लिखा हुआ है इनहेरिट। अगर मैं यहाँ लिखूँ ना ब्लू, तो पेज का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। पेज मीन्स ये एक डिव है ना, तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अच्छा, ये बॉडी वाली एग्जांपल थोड़ी सी मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगी इसमें, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ इनहेरिटेंस और बॉडी को हटा देता हूँ। देखें अब जो डॉट पेज डिव है, अच्छा इससे ना ये क्लास भी हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, कोई ज़रूरत नहीं है, तो डिव को हटा के मैं क्या कर देता हूँ, क्लास हटा के मैं जस्ट सिंपली लिख लेता हूँ डिव। डिव को कलर दिया मैंने ब्लू, तो सब कुछ हो गया राइट, ब्लू हो गया। सही। अब देखो ना, डिव भी तो एक पेरेंट है डायरेक्टली, और इसके 3 चिल्ड्रन हैं, H1 एंड PP। ओके, अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो PP है, यानी दोनों P है, उस पर कुछ आईडी वाईडी तो दी भी नहीं है हमने, वो क्या करें, लेट्स से मैं लिखता हूं P और मैं लिखता हूँ कि फॉन्ट फैमिली इसकी हो जाए कुछ अलग से, ट्राई करते हैं कर्सिव हो जाए। सही है, कर्सिव हो गया। वापस आते हैं तो ये कर्सिव यानी पी पे मैंने स्टाइलिंग अप्लाई कर ली, तो उसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये इसका जो कलर है वो ब्लू रहे, यानी कि स्पेसिफिकली मैं बता नहीं रहा, जस्ट यहाँ पे लिख लूँगा इनहेरिट। ठीक है, तो इनहेरिट जब मैं करूँगा तो एक्सप्लिसिटली मुझे बताना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि पेरेंट के पास जो भी है वो उठा के इधर ले आओ। अब हम जस्ट कलर दे रहे हैं तो वो कलर भी इसको सेम दे देगा। सही है, तो कलर इसका एक्सप्लिसिटली हमें बताना नहीं पड़ेगा। जो चीज़ें हमें पेरेंट्स से मिलती हैं वो हमें एक्सप्लिसिटली करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पेरेंट्स के पास यानी पी के पेरेंट डिव के पास कलर ब्लू नहीं होता तो वो क्या करता, वो खुद एक्सप्लिसिटली या तो ब्लू लिखता, और अगर उसको कोई और कलर चाहिए जो उसके पेरेंट के पास नहीं है तो वो कलर स्पेसिफाई करता, लेट्स से रेड। ठीक है, तो इस तरह इनहेरिटेंस काम करती है। ये जो इनकी एग्जाम्पल है ना, ये भी एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। ये सारा यहाँ से कमेंट आउट और यहाँ पे आके पेस्ट, एक बॉडी और एक डॉट पेज। तो हम वापस आते हैं और देखते हैं। डॉट पेज को अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा, बॉडी पे अप्लाई हो चुका है फॉन्ट फैमिली और कलर और पैडिंग। सही। अब डॉट पेज जो है यार, इसको है ना 1px, देखो बॉडी को मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर अप्लाई होगा नहीं होगा, 1px सॉलिड रेड, सेव, वापस। तो ये बॉडी है। बॉडी क्यों ये है, अच्छा बॉर्डर बाद में पढ़ेंगे हम, जस्ट आप अभी समझें। अच्छा, CSS में ये भी हमने देखा था कि हर एलिमेंट के अराउंड एक बॉक्स होता है। सही, तो वो हमें इमेजिन करना पड़ रहा था। अगर आप उसको बॉर्डर दे दो तो वाकई आपको वो नज़र आएगा बाकायदा। अच्छा, तो ये बॉडी है। यहाँ तक क्यों है, मैंने तो बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी है, तो जितना कंटेंट होता है ना उतना ही वो रेंडर करता है। और इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर, लेट्स से ग्रीन। ठीक है, ताकि डिफरेंस नज़र आए आपको। Where is the border? Border 1px solid and green.
dot page. Where is the border? It's not showing up. ग्रीन बॉर्डर कहाँ है? डॉट पेज, वेयर इज डॉट पेज? अच्छा यार, डॉट पेज यहाँ से क्लास हटाई हुई है ना। ओके, सो सारी चीज़ें स्ट्रेट अवे नहीं होंगी। हम रियल टाइम कोडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो एरर्स आते हैं, आपने घबराना नहीं है, वो इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये आउटर जो बॉक्स है विद दी रेड बॉर्डर, दैट इज आवर बॉडी, और जो इनर है दैट इज यस डॉट पेज, यानी क्लास पेज के साथ जो डिव है। अच्छा जी, तो हमने क्या किया? अच्छा, पैडिंग यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हो रही है। फॉन्ट फैमिली पता है, कलर पता है, बॉर्डर पता है। पैडिंग क्या है? पैडिंग है कि जो बॉर्डर है और जो कंटेंट है उसके बीच में जो गैप आ रहा है ना, ये वाइट स्पेस देख रहे हैं चारों साइड, रेड बॉर्डर और ग्रीन बॉर्डर के बीच, दैट इज़ पैडिंग। जब हम बॉर्डर बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं ये पैडिंग रिमूव कर दूं यहाँ से, तो वो ग्रीन बॉर्डर और रेड बॉर्डर आपस में मिल गए हैं, पैडिंग हट गई यहाँ से। इसको सेव किया तो पैडिंग आ चुकी है। सो पैडिंग इज द गैप बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। अच्छा, अब यहाँ नोटिस करें पैडिंग को समझने के लिए कि ये जो हमारा कंटेंट है, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, यानी चारों साइड्स कुछ गैप के साथ हमारा जो कंटेंट है वो आ रहा है। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में गैप है। अगर मैं यहाँ से ये पैडिंग हटा दूँ, सेव करूँ, तो ये देखें, ये क्या हो गया? मिल गया इसके साथ। और अगर इधर भी लाओगे तो इधर भी मिल जाएगा ये। अच्छा जी, तो देखें, ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं ऑलरेडी किस पे? बॉडी पे। लेकिन डॉट पेज उसके अंदर है, यानी उसका चाइल्ड है, तो हमने उसको बैकग्राउंड कलर दिया है ये एक्सप्लिसिटली, क्योंकि उसके पेरेंट के पास नहीं था। और बॉर्डर दिया है ग्रीन, जो कि मैंने दिखा दिया और शो भी हो रहा है। लेकिन पैडिंग हमने उसको नहीं दी। जो यहाँ पे 10 px पैडिंग दी है ना, वो हमने यहाँ पे नहीं दी, हमने जस्ट लिखा इनहेरिट। तो इसका मतलब है कि जो पेरेंट पे लगी हुई है चीज़, वो यहीं लगा दो। तो इसकी पैडिंग और इसकी पैडिंग सेम है, ठीक है, जो कि वो इनहेरिट कर रहा है कहाँ से? पेरेंट से। ओके, सो हमारी जो एग्जांपल थी वो थोड़ी सी सिंपल थी, और इनहेरिटेंस का क्रक्स यही है कि जो चीज़ें आपने पेरेंट पे यूज़ की हुई है और आप एक्सप्लिसिटली उसको लिखना नहीं चाहते, तो आप क्या करो? इनहेरिट यूज़ कर लो। देखो, एक और यूज़ केस मेरे माइंड में आ रहा है, कि लेट्स से बॉर्डर हम यहाँ भी लगा रहे हैं और यहाँ भी लगा रहे हैं। अगर सेम चीज़ आप लगाना चाह रहे हो तो इतना बड़ा 1px सॉलिड ग्रीन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लिख दो इनहेरिट और सेव करो, तो इस पे भी वो रेड बॉर्डर आ जाएगा। किससे? पेरेंट से इनहेरिट कर लेगा वो। ठीक है, तो ये था हमारे पास इनहेरिटेंस इन CSS। ओके, सो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। वाई यूज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स? हमने 3 तरह से CSS लगाना देख लिया था किस में? HTML के साथ लिंक करना। तो वो 3 तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स मैंने आपको कहा था कि थ्रू आउट द कोर्स हम यूज़ करेंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि all of your web pages can share the same style sheet। सही है। लेट्स से मैं यहाँ आता हूँ, मेरे पास 2 वेब पेजेस हैं, ठीक है, एक रूल्स कैस्केड है और एक इनहेरिटेंस है। बट स्टाइल्स जो हैं वो क्या है? एक ही फाइल के अंदर है। तो मैंने सिंपल क्या किया, इसके अंदर आके लिंक कर लिया और इसके अंदर आके लिंक कर लिया। सो सिंपल। अगर ये फाइल मेरे पास नहीं होती तो मैं क्या करता? ये सारी जो स्टाइलिंग जो जो मुझे चाहिए थी, इधर आके हेड के अंदर में स्टाइल के अंदर वो स्टाइलिंग अप्लाई करता, और सेम रिपीटेटिव सारी चीज़ें फिर डुप्लीकेट करके मुझे इनहेरिटेंस में भी करनी पड़ती। तो एक तो ये यूज़ है कि एक दफ़ा कोड लिख लो, हर जगह यूज़ कर लो। और
Therefore, once the user has downloaded the CSS style sheets, the rest of the site will load faster. आपकी जब रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, तो आपके पास वेब पेज जब आता है तो HTML डाउनलोड होती हैं आपके पास, और उसके अंदर जो लिंक्स हैं तो वो स्टाइल शीट से है या जावास्क्रिप्ट से है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, तो वो भी डाउनलोड होके आपके पास फाइल्स आती हैं। तो यार अगर आप एक ही फ़ाइल यूज़ कर रहे हो ना, तो एक ही दफ़ा फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और वो आपके कंप्यूटर पे या जो भी है उस पे डिवाइस पे आ जाएगी, तो मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो भी अच्छी हो जाएगी वेब पेज की। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन समटाइम्स यू माइट कंसिडर प्लेसिंग CSS रूल्स इन द सेम पेज एज योर HTML कोड। अगर एक ही आपके पास फाइल है, तो एक ही HTML फाइल है, एक ही वेब पेज है, तो उसी के अंदर फिर उसी से रिलेटेड ऑब्वियसली काम करोगे, तो फिर आप इसी के अंदर कर लो, ठीक है। आपके पास ज़्यादा फाइल्स नहीं है, आप का थोड़ा सा कोड है और थोड़ी सी स्टाइलिंग है और मल्टीपल फाइल्स में वो कॉमन चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, तो फिर भी आप डायरेक्टली HTML में लिख लो। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ CSS इन ब्राउज़र वर्क्स। अच्छा, तो अब हम CSS3 देख रहे हैं। इससे पहले CSS1 और CSS2 के प्रीवियस वर्जन थे CSS के। अच्छा, तो CSS1 आया था 1996 में, और 1998 में फिर CSS2 आ गया था आफ्टर 2 इयर्स। अच्छा, तो हमने जब HTML स्टार्ट किया था, तो कुछ स्टूडेंट्स के पास कुछ इश्यूज आते थे कि लेट्स से आप क्रोम पे काम करते हैं तो कुछ और तरह से आपका कोड, आपका जो वेब पेज है वो नज़र आता है कुछ कुछ एलिमेंट्स के साथ, और अगर आप उसको माइक्रोसॉफ्ट एज पे खोलते तो आपको थोड़ी बहुत स्टाइलिंग या थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट दिख रहा होता। तो डिफरेंट ब्राउज़र्स डिफरेंट तरीके से, मोस्ट कॉमनली ऐसा नहीं होता, बहुत ही माइनर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन अगर आपका ब्राउज़र बहुत पुराना है तो उसमें कुछ कुछ इश्यूज आ सकते हैं, और इनको रिजॉल्व करना हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। बिफोर लॉन्चिंग एनी न्यू साइट इट्स इंपॉर्टेंट टू टेस्ट इट इन मोर देन वन ब्राउज़र। हाँ, डिफरेंट ब्राउज़र पे चेक कर लो, क्योंकि जो आपकी मशीन पे ब्राउज़र हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं या यूज़र्स हैं उनके पास वही ब्राउज़र्स हों। तो ये एक टिप है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे जाके हम इंशाल्लाह देखेंगे। सो ये है इस चैप्टर की समरी, इंट्रोड्यूसिंग CSS, जिसमें हमने CSS treats each element, HTML element, as if it appears inside its own box and uses rules to indicate how that element should look. जैसे स्टार्ट में इस चैप्टर के मैंने आपसे कहा था कि आप इमेजिन करें कि हर एक HTML एलिमेंट के अराउंड एक बॉक्स है, जो कि अभी हमने बॉर्डर लगा के देख भी लिया। रूल्स आर मेड अप ऑफ सेलेक्टर्स, यस, सेलेक्टर आप बताते हो और फिर रूल्स कुछ बता देते हो, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, okay, that specify the elements the rule applies to, and declarations that indicate what these elements should look like. अच्छा, different types of selectors allow you to target your rules at different elements. हमने देख लिया सारी चीज़ें। Declarations are made up of two parts, the properties of the element। हाँ, declaration जो है, जो आप सेलेक्टर के बाद ऑब्जेक्ट बना के चीज़ें देते हो, they are called declarations। तो उसमें एक वैल्यू होती है और एक होती है प्रॉपर्टी। इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है, लेट्स से font family property sets the choice of font and the value Arial specifies Arial is the preferred typeface। आप लिखते हो कलर, तो वो क्या है, प्रॉपर्टी है, और आप उस पे उसके आगे लिखते हो रेड, तो रेड उसकी एक वैल्यू है, और ये कलेक्टिवली कहलाता है डेक्लेरेशन। CSS rules usually appear in a separate document, although they may appear within an HTML page, जो कि अभी अभी हमने उस पर बात कर ली कि आप एक फाइल में भी लिख सकते हो, और HTML अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो CSS आप एक फाइल में भी लिख सकते हो या HTML के अंदर जाके भी लिख सकते हो। यूज़ केसेस डिफरेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि कब आपको क्या यूज़ करना चाहिए। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहीं से इंटीग्रेटेड जो VS कोड का टर्मिनल है वो खोल लेते हैं।
यहाँ से न्यू टर्मिनल कर सकते हो या कंट्रोल जे कर सकते हो, क्योंकि हमें अभी ये जो हमारा कोड है ये गिटहब पे पुश करना है। अगर हमने असाइनमेंट जमा कराना हो या किसी को दिखाना हो, शेयर करना हो, तो हम रिपॉजिटरी का यूआरएल पे सबमिट या शेयर कर सकें। तो गिट स्टेटस, यस, ये तीनों फाइल्स मैंने क्रिएट की हैं और इसमें काम किया। तो मैं गिट ऐड स्पेस डॉट करूँगा, सारी फाइल्स ऐड करूँगा, स्टेटस चेक करूँगा, यस फाइल्स ऐड हो गई, स्क्रीन को क्लियर कर लिया और कमिट कर लिया कि जी ये काम मैंने ही किया और ये सही है। तो डैश एम के साथ मैंने लिखा लर्न, यानी आज मैंने सीखा रूल्स कैस्केड इन इनहेरिटेंस इन CSS। ठीक है, और ये कमिट हो चुका है CLS। हम गिट स्टेटस फिर से कर लेते हैं। तो येस ऑन ब्रांच मेन, योर ब्रांच इज बेस्ड ऑन दिस अपस्ट्रीम एंड नथिंग टू कमिट, और हम कर लेते हैं गिट पुश ओरिजिन मेन। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली पुश हो चुका है। हम वापस आके यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो हमारा जो कोड है अब वो यहाँ पे आ चुका है। अब आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो यहाँ से कोड पे गए, कॉपी किया और जहाँ भी सबमिट कर रहे हो ये कोड, ये जो URL है ये आपने सबमिट करानी है, या आप किसी से शेयर करना चाहते हो तो भी ये दे सकते हो, लेकिन एक्सेस करने से पहले इसको फिर पब्लिक करना पड़ेगा और अभी आपने इसको प्राइवेट रखना है। Okay guys, so thank you so much for your time. See you next time. Thank you.